मैं दिनेश कुमार आज आपका ये जो चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट के विषय में हम आपको पढ़ाने के लिए हैं। और आप जो विजुअल क्लास को अटेंड करने आए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और निमी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, और जिसके द्वारा आप इसको ज्वाइन करके अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं। आइए हम आपको हीट ट्रीटमेंट के विषय में बताते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। जब हम किसी भी मटेरियल जैसे स्टील है उसमें हम कोल्ड वर्किंग करते हैं, उसकी जो ग्रेन्स होती हैं वो डिफेम हो जाती हैं। उसकी जो ग्रेन्स है वो डिफेम हो जाती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस को रिलीज और उसकी प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए ही हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम आपको हीट ट्रीटमेंट के विषय में क्या क्या पढ़ाएंगे उसके विषय में आपको बता रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन होगा, डिफिनेशन होगा, इक्विपमेंट्स यूज इन हीट ट्रीटमेंट, स्टेप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है ना, पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इतनी चीजें आप समझेंगे, समझने के बाद इतनी चीजें आप समझेंगे। अब हम आता है हीट ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन। आप समझे, इन हीट ट्रीटमेंट द नंबर ऑफ ऑपरेशन इन विच हीटिंग एंड कूलिंग involved in metal in cool solid state. The purpose of heat treatment in increase mechanical properties so that metal will be more useful, more safe and long life. Cooled work is release। जब हम किसी भी मटेरियल जैसे स्टील को पे काम किए थे कोल्ड कार, उसमें ग्रेन्स डिफेन हो गया था, उसके स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टीज को ज्यादा इंप्रूव करने के लिए हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसके जो पर्पज हैं उसको बताते हैं कि इनके जो पर्पज हैं वो क्या है। इम्प्रूव द मशीनबिलिटी, किसी भी पार्ट्स में मशीनबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल लाइक डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेस ईटीसी, ये इम्प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेस। जब हम कोई काम करते हैं उसमें इंटरनल स्ट्रेस आ जाता है, उसको जो है हम दूर करते हैं, रिमूव करते हैं। रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, जो उसके स्ट्रक्चर है उनको रिफाइन करना है। इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चेंज द मैकेनिकल कंपोजिशन इन मेटल, रिमूव द गैस ब्लॉक, जो मटेरियल के अंदर गैस ब्लॉक आ गए होते हैं उनको खत्म करना होता है। और टू मेक मेटल वेयर रेजिस्टेंस, कंपोजिशन रेजिस्टेंस, एब्रेसिव रेजिडेंस। ठीक है ना, ये इनके जो है पर्पज हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि हमने ये चीज जो आपको बताई थी, इनके ये पर्पज थे कि हीट ट्रीटमेंट हम किस लिए करते हैं। लेकिन इसके अंदर की जो बनावटें होती है या इसके अंदर जो चीज होता है वह चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील, पेयराइट, सीमेटाइट और फेराइट, सीमेटाइट, पियराइट, आस्टेनाइट और मास्टरसाइट। यही चीजें हीट ट्रीटमेंट में इंप्रूव करके या इसको सही करके हम मेटल के अंदर कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करते हैं। पहले है फेराइट, शुद्ध लोहे का यह स्ट्रक्चर होता है, कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, चुंबकीय गुण अधिक होता है, यह नर्म और डक्टिलाइट होता है। अब आता है सीमेटाइट। सीमेटाइट फेराइट और कार्बन का मिश्रण, रासायनिक मिश्रण होता है, यह स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड और ब्रिटिल होता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि आने वाले समय में जो हम आपको बताएंगे वो चीजें अभी आएगी। ठीक है, आवाज सही है।
अब आता है पियराइट। यह फेराइट और सीमेटाइट दोनों का मिश्रण होता है। इसमें 87% पेराइट और 13% सीमेटाइट होता है। यह बहुत ही मजबूत होता है। ऑस्टेनाइट जब स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, जो स्टील का स्ट्रक्चर पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऑस्टेनाइट कहलाता है। यहाँ पे एक ध्यान देने लायक है कि यह स्ट्रक्चर पूरे तरीके से जो आंतरिक परिवर्तन हो जाता है गर्म करने पर, वो ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर बनता है। यह स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। मार्टेसाइट ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत अगर हम ठंडा कर दें तो वह हार्ड और स्ट्रक्चर हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है। यही मार्टेसाइट कहलाता है। अब आता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? when we heat the steel, then the temperature raised slowly. When the temperature are reached approximately 727 centigrade, so after then temperature, the internal structure so steel become defined. इसका यह है, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। यह तापमान जब 723 तक पहुंचता है तो उस तापमान के बाद स्टील की आंतरिक रचना में जो परिवर्तन होना शुरू होता है उसे ही हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर यह है जब स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से और अधिक गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि स्टील का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्लियर है आप लोगों को? और उसमें आयरन कार्बन एक हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि स्टील और का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसमें आयरन और कार्बन एक हो जाते हैं, जिसे टेम्परेचर का स्टील का बनावट परिवर्तन होना रुक जाए और अधिक से अधिक तापमान पर स्टील का स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में परिवर्तन हो जाए, उसको हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये कार्बन की मात्रा पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? अब हम आपको ट्रांसमिशन रेंज बताते हैं। द चेंज इन द स्टील स्ट्रक्चर फ्रॉम द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर टू द upper temperature is called the transmission range. Transmission range. लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। अब आप आगे आइए। अब इसमें जो चीजें या इक्विपमेंट यूज की जाती है ट्रीटमेंट में वो है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। फर्नेस के ही द्वारा हम किसी हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करेंगे। दूसरा क्या है? थर्मोमीटर के द्वारा हीट ट्रीटमेंट में जो टेम्परेचर ऊपर जाता है या टेम्परेचर नापने के लिए उसका हम प्रयोग करेंगे। कूलिंग मीडियम है ऑयल, वाटर, हाई प्रेशर एयर, नाइट्रोजन गैस, कार्बन गैस, ईटीसी। ये चीजें हम जो है हीट ट्रीटमेंट में प्रयोग करेंगे। अब हीट ट्रीटमेंट के जो स्टेप आते हैं उसको भी देखना होता है, उसको भी समझना है कि हम हीट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हीटिंग, सबसे पहले हम किसी भी पार्ट्स का हीटिंग करेंगे। फिर सोकिंग मतलब स्टे करना, किसी चीज को गर्म करना और उसी जगह पे उसको छोड़ देना कुछ समय के लिए। जैसे एक कोई टेम्परेचर होता है उसको हम किसी निश्चित तापमान पर ले जाके गर्म करेंगे और किसी निश्चित समय तक के लिए उसको छोड़ेंगे। जैसे हमने 700, 800 या 1000 टेम्परेचर तक गर्म किया, फिर उसके बाद उसको वहीं पर 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे और फिर उसको कूलिंग करेंगे। कूलिंग हमें जल्दी करनी है या देर में करनी है या हवा में करनी है या वाटर में करनी है, ये चीजें।
अब आता है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारे किस तरीके से होते हैं। नंबर एक, एलेनिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और सरफेस हार्डनिंग। यहाँ पर हम इस चीज को क्लियर करते हैं। पहले सरफेस एलेनिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग है। दूसरा स्टेप आता है सरफेस हार्डनिंग। ये हमारे कार्बन के ऊपर परसेंटेज पे करती है। कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे ही एक चीज को आप समझ सकते हैं। जो एलेनिंग नॉर्मलाइजिंग है वह मीडियम कार्बन स्टील के लिए करते हैं। हार्डनिंग जो है आप हाई कार्बन स्टील के लिए करेंगे। क्लियर है। सरफेस हार्डनिंग में कार्बोनाइडिंग, नाइट्राइडिंग जो है लो कार्बन स्टील के लिए करेंगे। इंडेक्सिंग हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग जो है हाई कार्बन स्टील के लिए करेंगे। अब आता है आपका एलेनिंग। एलेनिंग क्या चीज है, एलेनिंग किस लिए की जाती है, सबसे पहले इस चीज को समझना होता है। एलेनिंग क्या चीज होती है। एलेनिंग के द्वारा हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। क्लियर है। और ठंडा करने के बाद उसके अंदर के जो पार्टिकल हैं या उसके अंदर की जो स्टील की रचना है उसको हम साफ करते हैं। पहले इस चीज को समझ ले कि हम करते क्यों हैं। सबसे पहले हम ये करते क्यों हैं, हार्ड स्टील को मशीनिंग योग्य मुलायम करने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के, जो उसके अंदर ग्रेन साइज होता है उसको रिफाइन करने के लिए, मेटल में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, स्टील इज हीटेड टू completely austenite range held at the temperature for 30 to 60 minutes for uniform austenization, followed by cooling to room temperature in furnace. Furnace is itself slowest cooling rate. Consequence, रिमूव, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ। यहाँ पर जो चीज है उस चीज को समझिए। हम फर्नेस के अंदर ऑस्टेनाइट फॉर्म तक किसी भी मेटल को गर्म करेंगे, फिर स्टील के पार्ट्स को फर्नेस के अंदर ही कूलिंग करेंगे, करने के लिए छोड़ देंगे। इसमें कूलिंग बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो यह स्लोएस्ट प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जब स्लो प्रोसेस प्रोसेस यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्लो होने के कारण सबसे पहले फर्नेस के अंदर हम रूम टेम्परेचर के अंदर जो कूलिंग होगी वो फर्नेस के अंदर ही होगी। एलिनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इसकी कूलिंग जो होती है वो फर्नेस के अंदर ही होती है। फर्नेस के अंदर होने के कारण यह विधि स्लो होती है। स्लो होने से जो चीज होती है उसकी रिकवरी होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और ग्रेन ग्रोथ होता है। ग्रेन ग्रोथ होता है। अब हम आपको बताते हैं कि रिकवरी क्या होती है। इस चीज को ध्यान दीजिए, जो स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मेशन होगा या हो गया था मेटल के अंदर तो उसकी रिकवरी होगी। क्लियर है। फिर नए ग्रेन्स होंगे, ये भी बात सही है, नए ग्रेन्स होंगे उसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे कहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन नए टेम्परेचर पर नए ग्रेन्स होंगे, फिर फाइन ग्रेन बनेगा। फिर फाइन ग्रेन का ग्रोथ होता है या होगा तो कोर्स ग्रेन बनेंगे। यहाँ पर एक ध्यान करने वाली बात है, यहाँ पर जो ग्रेन्स होते हैं वो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। अब आप आइए नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग पहले समझिए कि ये होती क्या चीज है। स्टील पर ठंडी या गर्म दशा में, नाम से ही क्लियर है कि नॉर्मलाइजिंग, किसी भी मेटल को नॉर्मल करने के लिए वो या उसके नॉर्मल जो हो जाए उसे ही हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। स्टील पर ठंडी या गर्म दशा में कार्य करने के बाद उसे समान या नॉर्मल दशा में लाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। अब नॉर्मलाइजिंग हम करते क्यों हैं, इस चीज को भी ध्यान दीजिए।
ग्रेन साइज रिफाइन करने के लिए, आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए, ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने से डेवलप आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखिए, स्टील इज हीटेड कंप्लीटली ऑस्टेनाइट 910 सेंटीग्रेड टू 1400 सेंटीग्रेड रेंज हेल्ड at that temperature to 30 to 60 minutes for uniform sterilization। क्लियर है? फिर followed by cooling to room temperature in open air। Consequence residual stress partly relieved, ductility less, permeability less as compared to aliening stress, हार्डनेस मोर, मशीनेबिलिटी लेस। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस और एलिनिंग प्रोसेस दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉर्मलाइजिंग, लेकिन जो फर्क है वो यहाँ पर मेन है कि वहां पर हमने कूलिंग करते हैं एलिनिंग में फर्नेस के अंदर, यहाँ पर हम क्या करते हैं हवा के अंदर। वहां पर हमने कूलिंग फर्नेस के अंदर करते हैं, यहाँ पे कूलिंग हम हवा के अंदर करते हैं। हवा में करने से करेंगे तो कूलिंग फास्ट होगी, ये भी क्लियर है। उससे जो ग्रेन्स होगा वह थोड़ा फाइन होगा। वहां पर ग्रेन्स कौन से थे? कोर्स ग्रेन थे। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखिए, इसमें ऑस्टेनाइट रेंज 910-1400 के बीच में होती है। एलिनिंग और नॉर्मलाइजिंग को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेस हैं वह पूरे रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि यह कूलिंग फास्ट होती है। यदि हम एलिनिंग से तुलना करें तो डक्टिलिटी कम इंप्रूव होगी और फॉर्मेलिटी भी कम इंप्रूव होगी। अभी नॉर्मली अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम एलिनिंग से कंपेयर में बात कर रहे हैं। मेटल की स्ट्रेंथ और हार्डनेस एलिनिंग से ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन मशीनेबिलिटी कम होगी। अब आपको हार्डनिंग के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। हार्डनिंग क्या है? आपने दो चीजें पढ़ ली हीट ट्रीटमेंट में, एलिनिंग और नॉर्मलाइजिंग। एलिनिंग जो है मटेरियल को ठंडा करने, हीट करके फर्नेस में ही ठंडा करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग जो है हवा में रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं। ठीक है। अब हार्डनिंग यह हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल पर हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। स्टील के हार्ड होने का गुण उसमें कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करता है। ये क्यों करते हैं, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। घिसावट को रोकने के लिए, अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के लिए, और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? हार्डनिंग विधि में क्या होता है, जब हम स्टील को 1100 सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं, फिर हम कोई मीडियम लेते हैं, जिसका कोई मीडियम मतलब पहले किसी मेटल को 1100 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर कोई मीडियम लेते हैं। मीडियम मतलब जिसमें हम कोई ठंडा करना है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, उसको हम सीधा कूल करेंगे, यानी कि हम सीधे क्विंचिंग कर देते हैं। क्विंचिंग क्या होती है? सडन कूलिंग। हार्डनिंग के अंदर हम सडन या तुरंत कूलिंग करते हैं। सडन कूलिंग में जब हम करेंगे तो मटेरियल हमारा क्या होगा? वहां पर हमने आपको बताया था कि ऑस्टेनाइट और मार्टेसाइट। ऑस्टेनाइट क्या था कि मटेरियल थोड़ा सा नर्म होता है। मार्टेसाइट जैसे ही हम उसको ठंडा करेंगे वह हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर मार्टेसाइट बना था, यह ध्यान देने वाली बात है। स्टील इज हीटेड एबव 1100 सेंटीग्रेड फॉलोड बाय सडन क्विंचिंग इन वाटर या एनी अदर लो टेम्परेचर मीडियम लाइक लिक्विड नाइट्रोजन टू फॉर्मेट मार्टेसाइट।
प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम विथ सडन क्विंचिंग। सडन क्विंचिंग में क्या होगा? सरफेस क्रैकिंग ड्यू टू इनिबिलिटी इन ऑफ द मेटल, recommended rapid change in density, reduce stress induced or decision of shape due to high temperature gradient retained same austenite form। आपको यहाँ पे ये बता दिया गया था कि कैसे ठंडा किया है, कैसे किया हुआ। जब हमने इसमें ठंडा किया तो एक सडन सी आवाज आई, साउंड आया, उसके अंदर कुछ स्टेज भी उत्पन्न हो जाते हैं। जब सडन हम इसको कुंचिंग करते हैं, फास्ट कुंचिंग की, तो एक आवाज आई, आवाज से स्टेज उत्पन्न हुआ। तो अब ये बात करते हैं कि समस्या क्या प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे देखिए, सडन कुंचिंग से क्या समस्या आती है? टेनासाइट में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। क्लियर है? आपकी उसकी वजह से सरफेस में क्रैकिंग आ जाएगी। टेनासाइट बहुत ज्यादा, टेनासाइट में बदलाव आएगा, उसकी वजह से सरफेस में क्रैकिंग आ जाएगी। रेजिड्यूल स्ट्रेस इन बिटवीन, कुछ स्ट्रेस आ जाएंगे, कुछ स्ट्रेस आ जाएंगे, यानी कि एकदम लो टेम्परेचर होगा तो उसके आकार में भी थोड़ा बहुत अंतर आएगा। नंबर 4, इस चीज को आप समझिए। जब हम इसकी हार्डनिंग करेंगे तो पहले गर्म करेंगे। स्टील जब गर्म होगा तो ऑस्टेनाइट फाइन में बदला था, जब हम ऑस्टेनाइट में बदल दिए थे तो मार्टेसाइट बन गया था, बन जाएगा, यानी ऑस्टेनाइट में मार्टेसाइट में कन्वर्ट होगा। लेकिन सडन कूलिंग की वजह से पूरा ऑस्टेनाइट है वह पूरा मार्टेसाइट में ही कन्वर्ट नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखें, कुछ ऑस्टेनाइट रह जाएगा। इसको कैसे करेंगे? ऑस्टेनाइट अंदर रहने से क्या होता है कि उसके साइज में बदलाव। नंबर 1, जब साइज में बदलाव हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। इस कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे? इसकी और कूलिंग करेंगे अलग मीडियम में, या फिर करेंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन, या हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, या टेम्परिंग करेंगे। अब टेम्परिंग के विषय में आप देखिए। टेम्परिंग, टेम्परिंग जब हम स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें भंगुरता आ जाती है, क्योंकि हमने वहां पर मेटल को गर्म किया था। तो वहां पर हमने मेटल को गर्म किया था, गर्म करने के बाद ठंडा किया था। तो जब ठंडा करते हैं तो वो मार्टेसाइट में कन्वर्ट हुआ था। जब मार्टेसाइट में कन्वर्ट हुआ था तो उसके अंदर हार्डनेस तो आएगी। जब मटेरियल में हार्डनेस आएगी तो उसमें भंगुरता, उसी को कहते हैं, वो अधिक होती है, जिसमें स्टील के पार्ट्स के टूटने का भय रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। सरल भाषा में हमने आपको इस चीज को बताया। इसमें बिटनेस कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट इज डन आफ्टर हार्डनिंग। ये चीज ध्यान रखना है कि टेम्परिंग जो है तभी करेंगे हार्डनिंग के बाद। ठीक है, यह विधि हमेशा हार्डनिंग के बाद होती है। मार्टेसाइट जो बनेगा उसको हम पहले गर्म करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे रखना है। इसके बाद में कूलिंग करेंगे, यानी एक बार हीट करेंगे फिर कूल करेंगे धीरे धीरे। उससे क्या होगा? सडन कूलिंग नहीं होगा, उसमें स्ट्रेस रिलीज होगा। सडन कूलिंग नहीं होगा तो सडन कूलिंग नहीं हो तो स्ट्रेस उसके रिलीज होंगे। डक्टिलिटी इंप्रूव होगी, यानी कि जो टेम्परिंग करेंगे बहुत कम टेम्परेचर पर कर सकते हैं और हाई पर भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज के अनुसार, आवश्यकता अनुसार करेंगे। ऑस्टेनाइट यहाँ बदल जाएगा बेनानाइट। ठीक, अब दूसरा चैप्टर आता है। दूसरा इसका एक भाग है जो कि हमने आप लोगों को वहां पे बताया कि इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल को क्या क्या यूज किया उसे बता दिया गया, एलेनिंग बता दी आपको, नॉर्मलाइजिंग बता दिया, नॉर्मलाइजिंग कैसे होती है, टेम्परिंग कैसे होती है, हार्डनिंग कैसे होती है। क्लियर है? अब आता है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में
क्या होता है कि कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडेक्सिंग हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग में आज आप इस चीज को भी समझेंगे, या इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा सरल भाषा में। क्लियर है? सरफेस हार्डनिंग वहां पर यूज करते हैं जब उसमें कार्बन की मात्रा, पीछे हमने आपको बताया भी था, लो कार्बन स्टील के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो अब लो कार्बन है तो इसको हम हार्ड कर नहीं सकते, ये हार्ड नहीं होगा। हार्ड इसलिए नहीं होगा कि अगर हार्ड हो गया तो टूटने के भी डर रहते हैं, इसलिए हमारे पार्ट्स को हार्डनेस भी मिल जाए और वह टूटे ना, इसलिए हम सरफेस हार्डनिंग करते हैं। सरफेस हार्डनिंग को हार्ड करना ही केस हार्डनिंग कहलाता है। इसका दूसरा नाम कार्बोराइजिंग प्रोसेस है, यानी कि जो पूरा मेटल है उसको हम ऊपर का सरफेस को ही हार्ड करते हैं, उसको जो अंदर का मेटल है वो सॉफ्ट ही रहने देते हैं। इसका फायदा यह रहता है कि सरफेस की हार्डनेस बढ़ जाती है और ऊपर का पोर्शन घिसता नहीं है। ये हमारा सरफेस हार्डनिंग है। नंबर एक, इट इज आल्सो कॉल्ड केस hardening process. Surface hardening is the process in hardening the surface of a metal object to will of allowing the metal deeper under metal to remain soft. This forming thin layer of hardened metal at the surface. कार्बोनाइजिंग के बारे में, कार्बोनाइजिंग नाइट्रिंग साइनाइडिंग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता था, यह हमने आपको बताया। यहाँ पर हम सरफेस के ऊपर कार्बन को डिफ्यूज करते हैं। जब कार्बन आइटम सरफेस पर डिफ्यूज होगा उसकी वजह से कार्बन की प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके लिए निम्न मीडियम का यूज करते हैं, जैसे मीथेन, सोडियम कार्बोनेट, साल्ट और चारकोल। सब में कार्बन होता है। यह मेटल के सरफेस में डिफ्यूज हो जाएगा। पहले हम मेटल को हीट करेंगे, फिर हम तुरंत पिंच कर देंगे। जो ऑस्टेनाइट है वह मास्टेनाइट बन जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या होता है? वह प्रोसेस बहुत धीरे होता है, लाइफ अच्छी होती है। यह तीन प्रकार के होते हैं, पैक करोजिंग, द्रव करोजिंग और गैस करोजिंग। ठीक है, कार्बोनाइजिंग आ गया है आपका। कार्बोनाइजिंग अब आपको डिफ्यूज of carbon atom on surface. Carburizing, diffuse of carbon atom on surface. It used for low carbon steel, heating of material in in the presence of carbonaceous environment in the methane, sodium, carbonation, salt, charcoal. After heating, quenching, it required for martensite. Drawback in take long time, mess, slow process, but life is more. ये चीज मैंने आपको बताई, लाइफ इज मोर होता है। ठीक है, क्लियर है? कार्बोनाइजिंग नाइट्रिंग, फिर से आप इस चीज को समझ लीजिए। कार्बोनाइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने सरफेस के ऊपर कार्बन डिफ्यूज करेंगे। जब कार्बन आइटम सरफेस पर डिफ्यूज होगा उसकी वजह से कार्बन की प्रतिशत बढ़ जाएगी। इसके लिए निम्न मीडियम यूज करते हैं, मीथेन, सोडियम कार्बोनेट, साल्ट और चारकोल। इन सब में कार्बन होता है, वह मेटल के सरफेस में डिफ्यूज हो जाएगा। पहले हम मेटल को हीट करेंगे, फिर हम एकदम तुरंत पिंचिंग कर देंगे। जो आस्टेनाइट है वह मार्टेसाइट में क्लियर होगा। ठीक है, ये लाइफ मोर अच्छी होती है। ये क्लियर हो गया। अब आता है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग
यह लो कार्बन स्टील के लिए होता है, ये हमने आपको पहले बताया है। वहां पर जो मीडियम लिया था वह था कार्बन। ध्यान दीजिएगा, ये लो कार्बन स्टील के लिए होता, तीनों चीजें तो लो कार्बन के लिए। वहां पर जो मीडियम लिया था वह क्या था, कार्बन। यहाँ पर हम मीडियम लेंगे वह है नाइट्रोजन। सरफेस पर नाइट्रोजन का यूज करेंगे, नाइट्राइडिंग पर हम अमोनिया का यूज करते हैं। नाइट्राइडिंग में हम अमोनिया का यूज करते हैं, ये ध्यान करिए। अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो उसकी सरफेस पर डिफ्यूज होगा। नाइट अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो उसकी सरफेस पर डिफ्यूज होगी, फिर हीटिंग करके सरफेस हार्ड होगी। डिफ्यूज करके हीटिंग करेंगे, सरफेस हार्ड हो जाएगी। कार्बोराइजिंग में सरफेस ज्यादा हार्ड होती है, ये ध्यान दीजिए। कार्बोराइजिंग में सरफेस ज्यादा हार्ड होती है। यह यहाँ पर एक ड्रॉबैक है, इसकी लाइफ लेस है, यह प्रोसेस जल्दी होता है। देखिए आपने वहां पर क्या बोला, पढ़ा था, यहाँ पर लाइफ इसकी लेस होती है और वहां पर क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। दोनों के में प्रॉब्लम आई थी यहाँ, बट लाइफ लेस, फास्टर प्रोसेस है। यहाँ पर ये चीज जरूर है कि फास्टर, फास्ट लाइफ है। वहां पर क्या था, लाइफ मोर है लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। अब आता है साइनाइडिंग। साइनाइडिंग जो है उस चीज को समझिए। दिस प्रोसेस इज द कंपोजिशन ऑफ बोथ कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइडिंग प्रोसेस to get benefit of both carburizing and nitriding. It is also used for low carbon steel. Low carbon steel is heated in the presence of sodium cyanide and potassium cyanide. More hardness and more fastness with long life. यहाँ पे देखिए दोनों चीज का समावेश है। दो चीज, एक चीज समझ लीजिए कि वहां पर एक जगह टाइम ज्यादा ले रहा था और एक जगह लाइफ ज्यादा थी। दोनों में ये अंतर हुआ कि इस दोनों को मिलाकर एक बनाया साइनाइडिंग। कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग को मिलाकर बनाया है साइनाइडिंग, इसलिए कि वो एक जगह लाइफ ज्यादा थी और एक जगह समय ज्यादा था। इन दोनों को खत्म करके एक नई चीज बनाई गई। ये प्रोसेस कार्बोराइजिंग और साइनाइडिंग प्रोसेस दोनों का समावेश है। कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग दोनों का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग निम्न निम्न लो कार्बन स्टील को सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। अधिक कठोरता और लंबे समय के साथ अधिक फास्ट होती है। कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग प्रोसेस जो है इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। यहाँ पर हमने तीसरा प्रोसेस लिया, ये जो है इन दोनों कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग, इन दोनों का कंपोजिशन है। ये तीनों प्रोसेस जो है लो कार्बन स्टील के लिए प्रयोग करते हैं। सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, इन दोनों में कार्बन और नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको इस मीडियम में गर्म करते हैं। इसका फायदा क्या होगा, अब ये देख लीजिए। यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम साइनाइड के संदर्भ गर्म करते हैं और यहाँ पर इसका एक फायदा होगा, वह क्या होगा, वह जल्दी गर्म होगा और लाइफ लंबी होगी। क्लियर है, लाइफ लंबी होगी। अब आता है इंडेक्सिंग हार्डनिंग। अब ये तीन चीजें आपने समझ ली थी, पहले कार्बोनाइजिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। ये लो कार्बन स्टील के लिए होता है। और यहाँ पर इंडेक्सिंग हार्डनिंग। इंडेक्सिंग हार्डनिंग क्या है, इसमें हम एक सिंपली इंडक्शन कॉइल लेते हैं और उसको मेटल के ऊपर लपेट देते हैं, या हम एक कॉइल होती है उसके अंदर से मटेरियल को गुजारते हैं और उसमें करंट देते हैं। एसी करंट होता है जिसके द्वारा
मेटल गर्म होता है, और वो मेटल जब गर्म होगा तो उसके ऊपर से पीछे से हम फुवारा छोड़ते हैं, जिससे हम उस सरफेस को ठंडा करते हैं। और जैसे ही ठंडा होता है तो मटेरियल की हार्ड सरफेस हो जाती है। ये ही प्रोसेस जो है हमारा हार्डनिंग इंडेक्सिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज यूज फॉर हाई कार्बन स्टील, मेटल पार्ट इज हीटेड बाय इंडेक्सिंग and then quenched. The quenching metal undergoing in martensite transmission in indexing the hardness and brittleness of the part. The thickness of surface hardness is controlled by current supply. क्लियर है? यहाँ पर हमने आपको बताया इंडक्शन हार्डनिंग हाई कार्बन स्टील के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस में हम क्वेंचिंग करते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया। जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन कॉइल होता है, उसमें हम करंट फ्लो करते हैं। जब करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से एक गर्मी पैदा होगी और उस पे वह गर्म होता है। फिर हम जब वो गर्म होता है तो मटेरियल भी, कॉइल गर्म होगी, कॉइल गर्म होने से मटेरियल हीट होगा, मटेरियल हीट होने के बाद उसको हम क्विंचिंग कर देते हैं। ठीक है, धातु मार्टेसाइट में जब क्विंचिंग करेंगे, ये पक्का है कि सॉफ्ट है तो मार्टेसाइट बनेगा। यहाँ आपको शुरू में पढ़ा ही था, मार्टेसाइट में बदल जाता है। तो मार्टेसाइट क्या होता है, ये ब्रिटल और हार्ड होता है। इसकी वजह से सरफेस हार्ड हो जाएगी। अगर हम करंट ज्यादा देर तक सप्लाई करेंगे तो मोटाई या थिकनेस उसकी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, और कम समय के लिए करेंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी। वह हम अपनी जरूरत के अनुसार इंडेक्सिंग हार्डनिंग करते हैं। अब ये देखिए इंडेक्सिंग हार्डनिंग का एक फिगर आपके चित्र स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये इंडेक्सिंग हार्डनिंग है, ये कॉइल है। इस कॉइल के द्वारा हम मटेरियल को गर्म करते हैं, और इसी के नीचे, अभी इसमें दिखाया नहीं है, इसी के पास एक फव्वारा होता है, वो भी इसके साथ साथ चलता रहता है, और वो जो है पीछे से इसको ठंडा भी करता रहता है। क्लियर है? अब जिसके द्वारा हमारा ये जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, इसकी सरफेस हार्ड हो जाती है। अब आता है हमारा फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में भी हम क्या करते हैं कि फ्लेम के द्वारा हम हार्ड करते हैं। फ्लेम से हमारा तात्पर्य है, जैसे वेल्डिंग सेक्शन में आपने देखा होगा कोई फ्लेम होता है, उसके द्वारा भी हम गर्म कर सकते हैं, या ब्लो गैस होता है उसके द्वारा, ब्लो स्टोव टाइप का आपको देखा होगा, उससे भी गर्म करते हैं। उसको गर्म करते हैं, पीछे पीछे उसको हम पानी का फव्वारा या पानी डालते जाते हैं और उसको ठंडा करते जाते हैं। इट इज यूज ऑफ हाई कार्बन स्टील। क्लियर? इट इज यूज फॉर हाई कार्बन स्टील, surface is heated by natural flame and then quenching in medium convert to martensite. This is easiest process is increased surface hardness. Clear? यहाँ हाई कार्बन स्टील के लिए यूज होता है, यहाँ ये जो प्रोसेस है हाई कार्बन के लिए यूज होता है। और यहाँ पर भी हम इस पार्ट्स को क्विंच करते हैं या ठंडा करते हैं मासेटाइट बनाने के लिए, क्योंकि मासेटाइट सबसे ज्यादा हार्ड होता है। यहाँ पर एक टर्म आता है न्यूट्रल फ्लेम। यहाँ पे देखिए आपने लिखा है कि न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है, इस चीज को ध्यान के लिए, ऑक्सीजन O2 और एसिटिलीन C2H2 का मिश्रण होता है। न्यूट्रल फ्लेम क्या है, ऑक्सीटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण होता है, और इन दोनों का अनुपात 1:2 होता है। इसमें साधारणतः हीटिंग करेंगे न्यूट्रल फ्लेम में, फिर क्विंचिंग करेंगे या पानी डालेंगे या फुवारा करेंगे तो सरफेस हार्ड हो जाएगी। इसका लाभ क्या होगा या इसके लाभ क्या हैं, या इस चीज को सबसे कि फ्लेम हार्डनिंग से हमें कुछ एडवांटेज भी है। सरफेस को, जो पार्ट्स की सरफेस होती है उसकी और
हार्डनिंग की अपेक्षा जल्दी करेंगे। पार्ट्स पर आवश्यकता अनुसार लंबाई में हीटिंग की जा सकती है, और लोगों का सरफेस में भी करते हैं और फर्नेस में, और कूलिंग करने के कई तरीके थे होते हैं। यहाँ वहाँ पे हमने फर्नेस बताया, हीट किया, वो किया। यहाँ पर इसको खुले में किया, बड़े में किया। इस चीज को पार्ट्स पर आवश्यकता अनुसार लंबाई में हीटिंग की जा सकती है। वो पार्ट्स जो भट्टी में गर्म नहीं कर सकते, उसके उसको फ्लेम से गर्म करके हार्ड किया जा सकता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने आप लोगों को कई चीजें बताई। यहाँ हीट ट्रीटमेंट का ये जो चैप्टर है, यहाँ पर इतने ही चीजें मैं आपको बताना चाहा था, सिंपल भाषा में, सरल तरीके से, जो कि आप समझने की कोशिश की है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो परिचय बताया था वह था कि हीट ट्रीटमेंट हम करते क्यों हैं। ठीक, हीट ट्रीटमेंट जो हम उसके अंदर की स्ट्रेस डिफेम हो जाती है, ठंडा काम करते हैं, और उसके स्ट्रेस को और प्रॉपर्टी को डिफेम जो हुई है उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ये समरी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। फिर आपने फ़ारेनहाइट पढ़ा था, सीमेटाइट पढ़ा था, पियराइट पढ़ा था, और ऑस्टेलाइट पढ़ा था। इन 5 चीजों को आप अगर ध्यान देंगे तभी आप हीट ट्रीटमेंट की भाषा को समझ सकते हैं। फ़ारेनहाइट, सीमेटाइट और पियराइट, ऑस्टेलाइट और मार्टेसाइट। मार्टेनसाइट। अब लोअर किट का टेम्परेचर, अपर किट का टेम्परेचर और ट्रांसफार्मर रेंज, ये चीजें भी थी। लोअर किट पे जब हम किसी पार्ट्स को 723 तक पहुंचाते हैं तो तापमान उसका 23 तक पड़ता है और उसकी आंतरिक रचना परिवर्तन होना शुरू होता है, उसे हम लोअर किट का टेम्परेचर कहते हैं। अपर किट का टेम्परेचर क्या होता है? अपर किट का टेम्परेचर होता है, यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब हम ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो जाता है, वो अपर किट का टेम्परेचर है। ट्रांसमिशन रेंज होता है। अब आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी थी? एलिनिंग पढ़ी थी। एलिनिंग क्या चीज थी, उस चीज को समझ लीजिए। एलिनिंग किसी चीज को हम स्लोली ठंडा करते हैं, इसलिए और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। ठीक। दूसरा है नॉर्मलाइजिंग। जब हम कोई चीज ठंडी या गर्म दशा में काम करते हैं, उसमें स्ट्रेस आ जाते हैं, उसके ग्रेन गड़बड़ हो जाते हैं, उसको सही करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं। फिर हार्डनिंग थी। हार्डनिंग किसी पार्ट्स को गर्म करना और उसको ठंडा करना, अपर हीट का टेम्परेचर तक का, और उसको जब ठंडा कर देंगे, कुंचिंग कर देंगे, तो वो उसका पार्ट्स हार्ड हो जाएगा। हार्ड के बाद आता था टेम्परिंग। ये आप चीज ध्यान रखिए कि टेम्परिंग जो है हमेशा हार्डनिंग के बाद की जाती है। ये एक तरीके को क्वेश्चन भी बनता है कि हार्ड टेम्परिंग हम कब करते हैं, किस प्रोसेस के बाद करते हैं, तो ये भी ध्यान है। टेम्परिंग की जाती है, इसमें बिटनेस और हार्डनेस, टफनेस बढ़ाया जाता है। फिर केस हार्डनिंग थी। केस हार्डनिंग में हमारे पास क्या था? कार्बोराइजिंग थी। कार्बोराइजिंग के बाद हमारे पास साइनाइडिंग था, नाइट्राइडिंग था, और साइनाइडिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग और कार्बोराइजिंग। फिर फ्लेम हार्डनिंग और इंडेक्सिंग हार्डनिंग। क्लियर है? अभी किसी को कुछ करना है तो मेरा फोन नंबर और ये है, मेरा चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।